हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए, लास्ट क्लास तक हमने 7 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स हमने देख लिए थे। नाउ हम आते हैं 8th की ओर, जो कि है हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल मतलब डबल, ठीक है जी। डुअल का मतलब क्या होता है? दो। तो बेसिकली ये कंसेप्ट क्या बता रहा है आपको कि एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन जो है वो कम से कम दो अकाउंट को, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। अगर एक अकाउंट को डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है जी। जैसे कि मान लो आपने मशीन खरीदी, यू परचेज द मशीन। तो मशीन परचेज करने से आपने कैश दिया होगा, तो आपके दो अकाउंट इफेक्ट कौन से हो जाएंगे? मशीन और कैश। तो हर ट्रांजैक्शन जो है दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। भाई डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट क्या होता है बताया था आपको। अकाउंट जो होता है उसकी दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑन दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। इस कंसेप्ट के बेस पे जो हम लोग सिस्टम फॉलो करते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं ना बच्चों, उसकी बात कर रहा है, जो जर्नल बुक हम बनाते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रही है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है, वो है रेवेन्यू रिकग्निशन। ब्रैकेट में मैंने लिखा रियलाइजेशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन रियलाइजेशन कंसेप्ट। बेसिकली ये कंसेप्ट आपको बताएगा एट विच टाइम यू हैव टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू। आप रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो दिस कंसेप्ट टेल्स अस द टाइम और पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज टू बी रिकॉर्डेड, दैट इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। अब रेवेन्यू डीम्ड टू बी रियलाइज्ड कब है? रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे? when the ownership or title when the ownership or title of the goods has been transferred to the purchaser। जो परचेजर है उसके पास ओनरशिप और टाइटल चला गया, and when he becomes legally liable to pay the amount, then we will record the revenue। क्लियर है? इट इज नॉट रिलेटेड विद रिसिप्ट ऑफ कैश। समझिएगा। फॉर एग्जांपल, आज मान लो 9 दिसंबर है, यू रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई सम गुड्स, ठीक है, आपने ऑर्डर रिसीव किया। 15 दिसंबर को आपने जो है ऑर्डर को सप्लाई कर दिया, एंड 20 दिसंबर को यू रिसीव्ड कैश फॉर दिस ऑर्डर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, व्हेन यू हैव टू रिकॉर्ड द सेल, सेल को आप रिकॉर्ड कब करोगे? 9 तारीख को ऑर्डर मिला था, 15 को सामान भेजा और 20 को आपको कैश मिला। तो आपको सेल को रिकॉर्ड करना है 15 दिसंबर को। कब रिकॉर्ड करना है? 15 दिसंबर को। ना ही तो हम 9 को करेंगे, ना ही हम 20 को करेंगे, क्योंकि 15 दिसंबर को जब आपने सामान को भेज दिया, जब गुड्स आपने ट्रांसफर कर दिए, तो गुड्स की ओनरशिप और टाइटल ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर मिला था, ठीक है। चाहे कैश मिला था उससे फर्क नहीं पड़ता, एडवांस भी मिला था तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या है कि आपने गुड्स को भेज दिया, तो यहाँ पर हम लोग इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश आपको 20 को मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करना है। वी हैव टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन द टाइटल और ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड और व्हेन परचेजर बिकम्स लायबल टू पे द अमाउंट, लीगली लायबल, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट आपके कवर हो गए, यहाँ पे नोट कीजिएगा। चलिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। नाम ही क्या है? मैचिंग, मतलब मैच करना। सर क्या मैच करवाना चाहते हो? तो समझिएगा, आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। यू नीड नेट प्रॉफिट ऑफ दिस पीरियड। ये पीरियड कौन सा है सर? ये 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 12 महीने का समय है। ये 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है। आपको इस पीरियड का क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट चाहिए। तो आपको इस पीरियड का नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा बच्चों? आपको इस पीरियड का चाहिए रेवेन्यू, आपको इस पीरियड का चाहिए रेवेन्यू, और आपको चाहिए इसी पीरियड की कॉस्ट, समझ गए कि नहीं समझे? अगर आपको 21-22 ईयर 21-22 का प्रॉफिट निकालना है, तो आपको इसी पीरियड का रेवेन्यू चाहिए, और इसी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसका कहने का मतलब क्या है? आपने यहां पर 31 मार्च को यू पेड इन एडवांस फॉर सम एक्सपेंस, मतलब आपने किसी खर्चे के लिए एडवांस दे दिया। वो एक्सपेंस है नेक्स्ट पीरियड का, वो एक्सपेंस कब का है? अगले पीरियड का, पर आपने पेमेंट कर दी इस साल के अंदर एडवांस में। तो क्योंकि आपने पेमेंट कर दी तो अकाउंटिंग के अंदर वो आ गया, आपने पेमेंट कर दी तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो गया। तो हमें उसको हटाना पड़ेगा, उसका इंपैक्ट हटाना पड़ेगा। रीजन भी कि वो इस पीरियड का खर्चा नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कोई आपने इस पीरियड का खर्चा हो जो अभी तक आपने पे नहीं किया हो, वो पे आप अगले पीरियड में करोगे। तो अगर ऐसा भी कोई एक्सपेंस है जो इस पीरियड का
है पर आपने पे नहीं किया तो उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो बेसिकली पॉइंट इतना सा है कि इन डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑल कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। जो भी आपको अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो जो भी रेवेन्यू है, जिस भी पीरियड का रेवेन्यू है, उस पीरियड की कॉस्ट ही आप वहां पर उससे डिडक्ट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे, तब जाके आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सी बात ही करा है, ठीक है। तो अगर आपको ईयर 21-22 का प्रॉफिट चाहिए तो इसी पीरियड का आपको रेवेन्यू चाहिए और इसी पीरियड की आपको क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, तब आपको इसी पीरियड का मिलेगा नेट प्रॉफिट। सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, सिंपल सी बात बोलता है ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो उसके साथ में एक वेरीफाइबल एविडेंस लगाओ। जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो उस ट्रांजैक्शन के साथ में एक वेरीफाइबल एविडेंस लगाओ। मतलब कि आपने अगर कुछ सामान खरीदा है तो उसको रिकॉर्ड करोगे तो उस ट्रांजैक्शन वाउचर के साथ में वो बिल भी आप क्या करो, स्टेपल कर दो, अटैच कर दो, ठीक है, वेरीफाई कर दो, जिससे कि आप अपने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सको। ये ऐसा क्यों करवाना चाह रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि पर्सनल बायसनेस हो। क्या हो, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए अकाउंटेंट और मैनेजमेंट की, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए अकाउंटेंट और मैनेजमेंट की। तो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो उसके साथ में एक वेरीफाइबल एविडेंस को लगाओ, जिससे कि अकाउंटिंग जो प्रॉपर मैनर में हो सके और बिजनेस के अंदर कुछ भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, सो इसी के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। अब हम करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सर कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? कन्वेंशंस का मतलब होता है प्रथाएं। क्या? प्रथाएं, ट्रेडिशंस। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं ना कि कोई मतलब कोई भी बड़ा आता है तो हम नमस्ते करते हैं या फिर पाँव छूते हैं, तो हमें नहीं पता क्यों कर रहे हैं, पर हम करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, हमने बड़ों को भी करते हुए देखा और हमारे बच्चे भी आगे ऐसे ही करते रहेंगे, ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो वही है, दिवाली में पटाखे छुड़ा रहे हैं अपन या दिए जला रहे हैं, तो एक प्रथा चलती आ रही है। ठीक है, कोई और फेस्टिवल पे कुछ और चल रहा है, कोई प्रथा चल रही है, तो एक प्रथाएं है जो जिसपे क्वेश्चन मार्क नहीं है, हम फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। So these are the customs or generally accepted practices which are adopted by common consent among accountants. ये वो concepts, ये वो customs है जो कि हर अकाउंटेंट जो है फॉलो करता है। क्लियर है, सिंपल सी बात। यहाँ पर इनकी कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, देयर इज नो लीगल बाउंडेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इनमें से किसी को अगर नहीं फॉलो किया तो कोई लीगली आपके अकाउंट्स गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं मान रहे। ठीक है, एक बात। अब मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या क्या है? सबसे पहले आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर नाम से पता लग रहा है पूर्ण रूप से हम चीजों को डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो इसका इनका क्या कहना है इस कन्वेंशन का कि ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट का मतलब जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है विच इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, जो भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर है, दैट मस्ट बी फुली डिस्क्लोज, उसको पूरा का पूरा हमें डिस्क्लोज करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा प्रेजेंटेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन द फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर होना या नहीं होने की संभावना है, होना या ना होना, कोई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मान लीजिए आपके ऊपर, आपकी बिजनेस के ऊपर एक केस हो गया, आपके बिजनेस के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में केस हो गया, आपका कोई प्रोडक्ट था जो कि थोड़ा गलत था, जिसकी वजह से केस हो गया, तो कंज्यूमर ने केस किया। अब मान लो उसके उस केस की वजह से आपके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना मतलब फाइन लग सकता है, बट यू आर नॉट श्योर कि लगेगा, यू आर नॉट श्योर कि लगेगा, हाँ लग सकता है, मे बी अगर हम हार जाए तो लग जाएगा। तो ऐसे अगर कोई, इसको बोलेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी, अगर हम केस हार गए तो लगेगा। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज है तो उसको हमें बैलेंस शीट बनाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाए तो नीचे नोट में, फुट नोट में, मतलब नीचे एक नोट बना के लिखना, बताना पड़ेगा जो भी हमारे इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं कि भैया ऐसा कोई केस चल रहा है, अगर हार गए तो इतना नुकसान जो है बिजनेस को हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अगला देखो जोरदार क्या आता है, जबरदस्ती खींच रहे हैं इसको, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, मेटेरियलिटी का मतलब होता है जरूरी, अगेन। ठीक है, तो ये कन्वेंशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट,
अगर कोई ऐसी चीज है जिसका कोई खास इफेक्ट नहीं है, इररिलेवेंट है यूजर्स के लिए, दे नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, दे नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। यार मेरा पेन चोरी हो गया, बिजनेस से 10 रुपए का पेन चोरी हो गया, अब 10 रुपए का पेन चोरी हो गया, करोड़ों का बिजनेस है, वहां पे 10 रुपए की इंफॉर्मेशन इतना मैटर नहीं करती है उसके यूजर्स के लिए, क्लियर है। तो इसको अगर आपने डिस्क्लोज नहीं भी किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। तो लास्ट आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये भैया हमारे मम्मी पापा की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या बोल रहा है, ये मम्मी पापा की बात कर रहा है। मम्मी पापा की बात कैसे कर रहा है समझिएगा, ये बात करता है दूरदर्शिता की। किसकी बात करता है, दूरदर्शिता, ठीक है। मतलब फ्यूचर का दूर से ही हमें अंदाजा हो जाए कोई चीज का, ठीक है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारी पढ़ाई के लिए पहले से ही, जब हम छोटे से थे तब से ही कुछ ना कुछ सेव करते हैं कि बच्चा कल को बड़ा होकर कॉलेज में जाएगा या कोई बड़ी पढ़ाई करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई बड़ी पढ़ाई में भी करेगा, एमबीए करके आएगा, तो उसको जो है खर्चा होएगा, उसके लिए पहले से ही पैसा सेविंग कर रहे हैं। बेटी की शादी करनी, बेटे की शादी करनी, उसके लिए पहले से ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब बेटा बेटी पता नहीं शादी करेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे, लेकिन वो 20 साल पहले से उसकी तैयारी चालू करती है, क्लियर है। तो वो क्या है, वो लोग कंजर्वेटिव है, क्या है, दूरदर्शी सोचते हैं वो, ठीक है, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट भी वैसा ही है, ये कन्वेंशन भी वही है। ये कन्वेंशन क्या बोलता है कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, क्या बोला, एंटिसिपेटेड लॉसेस। अगर आपको लगता है कि कोई नुकसान होगा, आपको लगता है कोई नुकसान होगा, तो उसको रिकॉर्ड करो, उसको रिकॉर्ड करो, शुड बी रिकॉर्डेड। अगर आपको लगता है फ्यूचर में नुकसान होगा, उसको रिकॉर्ड करो। देखो एक फर्क समझाता हूं, अभी मैंने क्या कहा था, कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि केस हार गए तो हमारे को फाइनेंशियलिटी लगेगी, क्लियर है, पर केस आपका हारना भी श्योर नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि केस हारेंगे, यू आर अवेयर कि केस तो हारना ही है। जैसे पापा को पता है ना कि बेटे की शादी तो होनी है, अब किससे होनी है, बेटे की किससे होनी अलग बात है, पर शादी तो होनी है, तो वैसे ही केस तो हारना ही है, ये तो कंफर्म है। बट ये कंफर्म नहीं है कि पेनल्टी का अमाउंट क्या होगा। मे बी जज साहब 50,000 की पेनल्टी लगा दे, मे बी 1 लाख की लगा दे, मे बी 1.5 लाख की लगा दे। सो अमाउंट इज नॉट श्योर कि लॉस कितना होगा, ये श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, बट केस का हारना तय है। तो इस केस में इसी ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी हम बात कर रहे थे ना कि फुटनोट में दिखा देंगे नीचे, ये फुटनोट में नहीं दिखाएंगे, फिर हमारा मेन आइटम हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही प्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली हम एक प्रोविजन ला देंगे, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, कि अगर हम हारे तो हम यहाँ से पैसा दे देंगे, हम पहले से ही पैसा थोड़ा साइड में रख लेंगे देने के लिए प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस में, क्लियर है। तो इस कंसेप्ट के बेसिस, कन्वेंशन के बेसिस पे होती है वो चीजें। So according to this convention, all anticipated losses should be recorded in the books and all anticipated or underlying gain should be ignored. अगर आपको लगता है कि भैया आगे आने वाले टाइम में मैं 2 लाख रुपए कमा लूंगा, तो उसके लिए खुश मत हो, पार्टी मत करो, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है। एंटीसिपेटेड गेन, आपको लगता है कि कुछ फायदा होना है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन आपको लगता है कि नुकसान तो होगा ही होगा, उसको रिकॉर्ड कीजिएगा। इसका एक एग्जांपल दिया हमने, वो है क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट, अकाउंटिंग टर्म्स में आपको बताया था, बैड डेट का मतलब होता है कि आपने किसी को उधार में सामान बेचा और वो आपका पैसा खा गया, उसको बोलते हैं बैड डेट। तो बिजनेस के अंदर ये आम प्रैक्टिस है, कि एक जनरल प्रैक्टिस है कि कोई ना कोई आदमी पैसा खा ही जाता है। अब आप कितने सारे लोगों का आप सामान बेचते हो, कोई ना कोई निकम्मा निकल जाता है। अगर वो पैसा खा गया है तो क्या करें सर, तो खाएगा ही। तो बिजनेसमैन जो होता है उसको पहले से आइडिया होता है, ओवर फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस, कि पिछले सालों का एक्सपीरियंस होता है, कि उसको आइडिया होता है कि हर साल इतना पैसा तो डूब ही जाता है। तो वो हर साल क्या करेगा, पहले ही मान के चलेगा इतना पैसा डूब रहा है, उसका एक अलग से प्रोविजन बना लेगा साइड में, इतना पैसा डूब जाएगा तो इसका पैसा अलग से, मैं इस नुकसान को पहले रिकॉर्ड कर रखा है और इस नुकसान को बियर कर लूंगा। तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस, क्लियर है। सो इसी के साथ ये चैप्टर बेटा एंड हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया ही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।